समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूँ। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम शेखर से सवाल, जहां देश विदेश से जुड़े सवाल आप हमसे पूछते हैं। श्रेयस दांडे के सवाल के साथ मैं आज के इस एपिसोड की शुरुआत करना चाहूँगी, जो भारत और बांग्लादेश के बारे में जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर भारत को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और वो खुद कहते हैं कि हालांकि शेख हसीना भारत की तरफ दोस्ती कर रही हैं, अगर वह बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें भीड़ के गुस्से का जो मॉब है उसका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनके प्रशासन द्वारा उठाए गए जानलेवा कदमों ने उनकी छवि और भारत दोनों को एक तरह से अपरिवर्तनीय रूप में बदल दिया है। वो कहते हैं, क्या इसके कोई ठोस उदाहरण हैं कि बांग्लादेश भारतीय साम्राज्यवाद किसे मानता है, और क्या इन धारणाओं ने बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की भूमिका को धूमिल कर दिया है? देखिए, आपने बहुत सवाल पूछे, मैं आपको जितना संक्षेप में हो सके जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि सब बातों का जवाब दूं। कुछ मिस हो जाएगी तो नीलम मुझे कॉशन कर देगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि शेख हसीना वो भी बहुत डिक्टेटोरियल हो गई थी, इसमें कोई शुबह की बात नहीं है। उनकी सरकार खास करके अपनी तीसरी टर्म में बहुत डिक्टेटोरियल हो गई। उन्होंने भी जो अपना पिछला चुनाव कराया उसमें मेन ऑपोजिशन पार्टी को नहीं भाग लेने दिया, बीएनपी को निकाल दिया उन्होंने, और उन्होंने खालिदा जिया को पहले अरेस्ट किया, बहुत साल से हाउस अरेस्ट में रखा, और उनको भी राजनीतिक गतिविधियां नहीं करने दी। तो जो उनके साथ अभी हो रहा है और उनकी पार्टी के साथ, वही उन्होंने बीएनपी के साथ किया था। दूसरी बात यह है कि उस इलेक्शन में आके और उसके पहले भी काफ़ी डिक्टेटोरियल चीज़ें उन्होंने करी, जो कि किसी अच्छी डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक विक्टिम तो खैर किसी को अपने देश से ऐसे नहीं निकालना चाहिए। उनको भी उनके ऑपोजिशन को चुनाव में लड़ाना चाहिए था, लेकिन उनकी ऑपोजिशन बोलेगी चुनाव तो उन्होंने फिक्स किए हुए थे, तो हम क्या करते, पिछले चुनाव तो फिक्स थे। तो ज्यादतियाँ उन्होंने करी हैं। अच्छा, दूसरी बात, लोग ये कहते हैं कि वो बहुत प्रो इंडिया थी और भारत की कठपुतली थी। बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि ये तो एसिमेट्रिक रिलेशनशिप थी, भारत से कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसी बात गलत नहीं है। ये बहुत गिव एंड टेक की रिलेशनशिप थी, और इसमें शेख हसीना भी इसको बहुत बैलेंस करके रखती थी। अब आप देखें, भारत को जो प्रोजेक्ट्स मिले बांग्लादेश में, उससे ज़्यादा चीनियों को प्रोजेक्ट मिले बांग्लादेश में। बांग्लादेश तो BRI का मेंबर भी था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, जिसके खिलाफ है भारत। और तो और अब देखें, बांग्लादेश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके सारे हथियार चीन से लिए हुए हैं। उसका एक तमंचा भी भारत से लिया हुआ नहीं है। तो उन्होंने ये बैलेंस करके रखा हुआ था। तो वो तो हो गई एक बात। अब देखिए, जो बांग्लादेश भारतीय साम्राज्यवाद, अब ये कुछ ऐसे होता है कि आप एक पड़ोस में रह रहे हैं जहां आपका एक साइज है, जो हमारा साइज है। अगर आप जनसंख्या का साइज देखें तो जनसंख्या का साइज हमारा पाकिस्तान से करीब 6 गुना है, थोड़ा 6 गुना से थोड़ा कम, 5.5 गुना आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारी तो जनसंख्या इतनी तेज़ी से अब नहीं बढ़ रही है जितनी पाकिस्तान की बढ़ रही है, फिर भी करीब 6 गुना है। बांग्लादेश से जो हमारी जनसंख्या का साइज़ है, बांग्लादेश की जनसंख्या करीब 17 करोड़ है अभी। सो आप समझिए कि 8.5 गुना ज़्यादा है। तो हम एक बहुत बड़े देश हैं इन दोनों देशों के मुकाबले। अगर आप हमारी इकोनॉमी देखें तो पाकिस्तान से हमारी इकोनॉमी 10 गुनी से भी ज़्यादा है, 11-12 गुनी है, और बांग्लादेश से भी काफ़ी बड़ी है। तो भारत एक बहुत बड़ा देश बन जाता है अपने पड़ोसियों के मुकाबले, जो कि छोटे देश है। और पहले सब एक ही देश थे, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तो पहले भारत ही थे। तो वो जो होता है, एक कॉम्पिटिशन भी होता है और एक डर भी होता है, और ये भी होता है ये इतना बड़ा है और हम इतने छोटे हैं और ये हमको डोमिनेट करेगा। अच्छा, दोनों देशों में उसी संप्रदाय के काफ़ी लोग रहते हैं। पाकिस्तान में हम मान लीजिए करीब 24-24.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं,
पर भारत में भी 20 करोड़ रहते हैं। बांग्लादेश में करीब 15 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, बाकी हिंदू हैं। तो भारत में रहते हैं। अब बांग्लादेश में लोग बंगाली बोलते हैं। हमारे यहाँ कितने बंगाली बोलने वाले हैं, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में लेकिन सारे देश में हमारे बंगाली बोलने वाले फैले हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में जब इतनी सिमिलैरिटी होती है और फेमिलियरिटी होती है, तो जो देश आपसे 8 गुना 10 गुना या जिसकी इकोनॉमी आपसे 10 गुनी 12 गुनी बड़ी हो, उसके बारे में आपको हमेशा एक शुभा सस्पिशन और इनसिक्योरिटी रहती है। वो तो एक बात है। दूसरी बात आपने कहा, वो इस बात को भी भूल गया, एहसान फरामोश हो गया कि भारत ने उनको आज़ाद कराया। देखिए, बांग्लादेश में वो अपने इतिहास को ऐसे नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करी और उन्होंने करी भी। अगर मुक्ति बाहिनी ना होती, जिसके पास इतने कम हथियार थे, छुपने की जगह नहीं थी, गुरिल्ला वॉरफेयर किया उन्होंने इतने महीने के लिए, अपने घर परिवार छोड़ के परिवारों के साथ ज्यादती हुई, उनकी खुद बहुत कैजुअलिटीज़ भी हुई। और कई इसमें ऐसे भी अफसर हैं जिनमें ज़ियाउर रहमान भी थे, जिनके अब नाती तारिक रहमान वापस आए हैं अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए दोबारा से। वो भी उस समय एक मेजर थे फौज में, पाकिस्तानी फौज में। अपने सीओ को गोली मार के सिलहट में, एक पंजाबी सीओ थे कर्नल जंजुआ, उनको गोली मार के वो बाहर निकल के आए। उनके साथ कुछ और भी बंगाली अफसर आए और उन्होंने ही फिर 27 मार्च की शाम को एक वायरलेस पे बोला, ये रेडियो बांग्लादेश है और मैं अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता हूँ। तो वो भी एक हिस्ट्री है कि उन्होंने भी इसमें एक रोल प्ले किया। जैसे वो देखते हैं, उनका देखने का नज़रिया ये नहीं है कि भारत ने कुछ नहीं किया। उनका देखने का नज़रिया ये है कि हम लड़ रहे थे, ये लड़ाई हमारी थी, भारत हमारी मदद के लिए आया, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रोल प्ले किया। पर ये मत कहिए कि सिर्फ आपने ये लड़ाई करके हमें आज़ाद करा के हमें आज़ादी गिफ्ट में दे दी। तो वो होता है, उससे लगता है कि उनका अपना क्रेडिट कोई है ही नहीं और उन्होंने कोई अपने बलिदान किए ही नहीं। ये गलत बात है। बांग्लादेश के लोगों ने बहुत अपने बलिदान किए 1971। उसके बिना ये लड़ाई जीतनी आसान नहीं थी और 13 दिन में तो असंभव थी। जी, बांग्लादेश से जुड़ा अर्जुन मलिक का सवाल है। वो जानना चाहते हैं, अगस्त क्रांति के बाद बांग्लादेश में जो अराजक हालात बने और ये देखते हुए कि मोहम्मद यूनुस कभी एक बहुत ही सम्मानित, वो कहते हैं, हस्ती थे, ऐसे में कौन सी मजबूरियां या दबाव हो सकते हैं जो उनके मुख्य सलाहकार के रूप में बने रहने के फैसले को समझा सकते हैं, जबकि वो कहते हैं ऐसे राजनीतिक माहौल में संस्थागत सलाह को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस तो शेख हसीना के समय में ही पैदा हो गई थी, क्योंकि शेख हसीना ने भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे वीकन किए। हालांकि कुछ सर्वाइव किए लेकिन काफ़ी वीकन किए गए। तो इसमें अब आए यूनुस। बांग्लादेश में पहले एक सिस्टम था जो कि शेख हसीना ने ख़त्म किया। वो सिस्टम था कि जब एक टर्म किसी की ख़त्म होती थी, प्रधानमंत्री की, नया चुनाव होना होता था, तो उसके बीच में एक इंटरिम या केयरटेकर सरकार आती थी। जैसे भारत में नया चुनाव होता है तो जो सरकार होती है वही केयरटेकर हो जाती है और उसी के अंडर अगला चुनाव होता है। जैसे आप सोचें कि 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ, लेकिन इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी रही। किसी ने ये नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री हैं तो चुनाव चोरी कर लेंगी या इसको रिग कर लेंगी। वो एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने सिस्टम में। बांग्लादेश में सिस्टम था, जैसे पाकिस्तान में भी है, कि केयर टेकर सरकार आके चुनाव कराती है, फिर जो चुना जाता है उसको वो हैंड ओवर कर देती है। शेख हसीना ने इसको बदल दिया, क्योंकि उन्होंने भी अपने संविधान में काफ़ी बदलाव किए, तो इसको बदल दिया। तो पिछला चुनाव उन्होंने खुद कराया था। अब जब वो गई तो नया चुनाव होना था, तो ये सोचना कि ठीक है एक केयर टेकर सरकार होगी, वो एक यही सोचने की बात है कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन पहले थी उसको रिस्टोर कर दिया गया। जो केयर टेकर सरकार होती है उसका हेड होता है चीफ एडवाइज़र, वही यूनुस बने। अब क्या ये चुनाव जल्दी करा सकते थे? अभी आप समझे कि करीब 15 महीने के बाद, 16 महीने के बाद ये चुनाव होंगे, जल्दी करा सकते थे। मैं सोचता हूँ कि चुनाव जल्दी कराए जा सकते थे, लेकिन अगर आप यूनुस साहब से पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं, मेरे देश में बहुत इंस्टेबिलिटी थी, मेरे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम ठीक से नहीं था, मेरे यहाँ बहुत समस्याएं थी। लेकिन ये देखें कि अगर वो केयर टेकर सरकार हैं तो उनके जो एक्शंस हैं वो केयर टेकर सरकार वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से वो फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, जिस तरह से वो दुनिया को कमिटमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह से वो बांग्लादेश को रीपोजिशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ जितना कॉन्टैक्ट उन्होंने बनाया है, ये जानते हुए कि ठीक है आप पाकिस्तान और भारत को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये सारे काम जो नई सरकार आएगी उसके लिए छोड़ दीजिए ना।
आप सब कुछ पहले क्यों करना चाहते हैं? लेकिन उन्होंने सब कुछ किया, फटाफट उन्होंने मुकदमा करा के शेख हसीना को मौत की सज़ा दिलवाई। अब फिर से मैं उनकी साइड भी आपको बताऊंगा। वो ये कहेंगे भाई वो मैं नहीं करता, तो जनता में जितना रोष था वो कहीं कुछ ये गाड़ी आगे चलने ही नहीं देते। तो अब ये सोचना चाहिए कि चुनाव हो रहा है, ये चुनाव हो जाए। तो पहला प्रश्न था, उसमें पूछा गया था कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत को चुप रहना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ ज्यादती हो, किसी हिंदू को मारा जाए, या मान लीजिए भारत की किसी मिशन के ऊपर, हाई कमीशन के ऊपर, कॉन्सुलेट के ऊपर कहीं कोई हमला हो, या हमारे राजनयिक के साथ कभी कोई हमला हो, तो फिर उसका तो प्रोटेस्ट करनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा हमें अब चुपचाप बांग्लादेश में चुनाव होने देना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद एक चुनी हुई सरकार तो आएगी, कुछ हद तक उसकी लेजिटिमेसी होगी, 5 साल के लिए उसका स्टेक भी होगा। और भारत जैसे बांग्लादेश के साथ साथ जुड़ा हुआ है। अब देखें, लोग कहते हैं देखिए आपका नॉर्थ ईस्ट है, चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के कौन हमारे बॉर्डर पे है? अरुणाचल एक छोड़ दीजिए, नहीं तो बांग्लादेश है और म्यांमार है। बांग्लादेश के कौन बॉर्डर पे है? वो भारत है 3 तरफ, और एक तरफ म्यांमार है। तो बांग्लादेश और भारत का, दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। सच बात यह है कि उन दोनों को एक दूसरे का बहुत फायदा भी है। तो इसमें समय लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश में पब्लिक ओपिनियन भी रहेगी, खास करके क्योंकि शेख हसीना भारत में हैं। तो पब्लिक ओपिनियन में कुछ लोग कहेंगे कि अगर भारत इतना अच्छा दोस्त है तो शेख हसीना को वापस कर दे। ये बात धीरे धीरे समझ आएगी कि कोई देश अपने देश में आए हुए किसी नेता को ऐसे वापस नहीं करता है। जी, अरावली माइनिंग से जुड़े काफ़ी सवाल हमारे पास आए हैं, दोनों को मैं लेना चाहूँगी। सौम्या टुटेजा कहते हैं, क्या आप अरावली पहाड़ियों के मुद्दे पर अपने विचार साझा कर सकते हैं? और वो खुद कहती है, मेरा खुद का नज़रिया पूंजीवादी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। खासकर जब वो कहती है, मैं हर साल हिमालय में बाढ़ देखता हूँ। देखिए, आपकी सारी बात ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दोनों चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि एनवायरनमेंट का जितना कम से कम नुकसान हो उतना अच्छा है, और दूसरा ये कि सस्टेनेबल तरीके से जो माइनिंग होनी चाहिए वो होती भी रहे। उसमें कई सवाल अरावलीज में आ जाते हैं। एक तो ये कि कितनी वैल्यू की माइनिंग है। अगर आप पहाड़ खोद के रोड़े ला रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो बहुत लो वैल्यू माइनिंग है। जैसे कि हम नदियों को खोद खोद के उनमें से सैंड निकालते रहते हैं, वो बहुत लो वैल्यू माइनिंग है। इसको कहते हैं वो माइनर मिनरल्स हैं, इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन उससे अरावली के अंदर जिंक है, उसी में कॉपर है, तांबा, उसी के अंदर सिल्वर है, वो सब अरावली के हैं। अब देखिए, लाल किला बना हुआ है जी, जामा मस्जिद बनी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, भारत मंडपम बना है अभी, ये सब रेड सैंडस्टोन से बने हैं। तो रेड सैंडस्टोन जो है ये भी तो अरावली से आता है। या आप देखें कि उदयपुर से, जैसलमेर से पत्थर आता है, लोगों के घरों में लगता है, वो भी अरावली से आता है। तो वैल्यू की बात है। तो माइनिंग जो होती है उसको बहुत तरीके से होना चाहिए, और हाई वैल्यू माइनिंग होनी चाहिए। यानी कि आप जहाँ मर्जी जाके करें। इस समय अरावली में समस्या ये है, लीगल माइनिंग की समस्या नहीं है, इलीगल माइनिंग की समस्या है। जिसकी मर्जी होती है जहाँ से मर्जी माइनिंग शुरू कर देता है या सेटलमेंट शुरू कर देता है वहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें जिनका रेगुलेशन होना ज़रूरी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल ली, तो उन्होंने कहा कि अब देखिए, ये सब पठार है, जहाँ चट्टान है वो सब तो पहाड़ नहीं है। अगर सारा ही पहाड़ होगा तो फिर सारा देश ही पहाड़ हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी कुछ। तो वो उन्होंने एक डेफिनेशन निकाली कि 100 मीटर से जो नीचे है, 100 मीटर ये नहीं कि सी लेवल से 100 मीटर नीचे, वो तो दिल्ली भी हो जाएगा। लेकिन जो आपका वहाँ का एरिया है, वहाँ का जो ले ऑफ लैंड है, उसके ऊपर जो 100 मीटर जा रहा है वो पहाड़ होगा। वो अभी इस समय वो बात रोक दी गई है, और सरकार ने भी बोला है कि नई माइनिंग लीजेस अभी इशू नहीं की जाएंगी। लेकिन फिर अगर आप देखिए, कल को अगर क्रिटिकल मिनरल्स कहीं मिलते हैं वहाँ पे, हो सकता है मिले, या और सिल्वर मिलती है, और जिंक मिलती है, और कॉपर मिलती है, जो कि अभी मिल ही रही है, तो वो माइनिंग तो फिर कोई ना कोई तरीके से होगी ही। और लेकिन एट द सेम टाइम ये जो बिल्कुल कंप्लीटली लो वैल्यू माइनिंग है, और बिना लीगल परमिशन के, बिना कॉन्ट्रैक्ट्स के, बिना लाइसेंस के, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बंद होनी चाहिए। जी। गौतम सिंह भी जानना चाहते हैं, अरावली से ही जुड़ा उनका प्रश्न है। एक तो वो ये कहते हैं, क्या
अरावली के वर्गीकरण को लेकर चल रही बहस को समझाने में हमारी मदद कर सकते हैं? क्योंकि सरकार एफएसएआई की 3 डिग्री परिभाषा से दूर क्यों जा रही थी, जो 100 मीटर आपने समझाया। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि जो भूपेंद्र यादव जो मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा जो दावा किया गया था, वो कहते हैं वो डेटा गलत था और उसका कोई ठोस आधार नहीं था। साथ ही क्या पहाड़ियों को परिभाषित करने के लिए कोई स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं है जो कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हो या जिससे ज़्यादातर देशों ने अपनाया हो? देखिए पहाड़ियों के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन हर देश में पहाड़ियों का स्तर भी अलग होता है। जैसे कि एल्प्स हैं, वहाँ तो 10,000 फुट टॉप होता है, हमारे यहाँ 28,000 फुट है। तो हर देश का सिस्टम अलग है और हर जगह जो हर टेरेन जो होता है वो अलग होता है। तो कई जो पठार होते हैं, अब मान लीजिए हैदराबाद है या बेंगलोर है, अब क्या बेंगलोर सारा पहाड़ है? अगर आप बोलें कि इंडिया में 100 मीटर से ऊपर सब पहाड़ हैं, तो बेंगलोर तो हज़ार फुट से ऊपर है उसकी ऊंचाई, तो वो क्या पहाड़ है? तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही आप जाएं हैदराबाद, वो पठार है, तो वहाँ पहाड़ की डेफिनेशन और होगी। आप पुणे में जाएं, वहाँ पे पहाड़ की डेफिनेशन एक और होगी। तो ये जगह जगह ये वेरी करेगी, लेकिन इंटरनेशनल नॉर्म्स इसमें हैं। जैसे आप देखिए मुंबई में, नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट बना है, तो पहले जब उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने की बात थी, तो उस समय जयराम रमेश हमारे पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने रोका। उन्होंने कहा इसको एयरपोर्ट बनने के लिए 2 पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, पहाड़ियाँ, और 2 नदियों को उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इम्प्लिकेशन है, ये क्लियर नहीं हो सकता। वो बहस चलती रही, फाइनली उन्होंने क्लियर कर दिया। जब क्लियर किया तो उन्होंने यही कहा था कि जो पहाड़ है यहाँ पे, उसकी डेफिनेशन कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए, करीब 90 या 89 है, और ये नदियाँ नहीं हैं, ये टाइडली असिस्टेड वाटर कोर्सेज हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई पहाड़ है नहीं जहाँ से नदी आए। वो जो ज्वार भाटा आता है, टाइड आता है समुद्र में, उससे पुशबैक होके, जिसको कई बार हम बैक वाटर्स भी एक तरीके से कहते हैं, पुशबैक होके जो पानी आता है, ये नदियाँ उस पानी की हैं, तो ये नदियाँ नहीं हैं, तो इसको आप डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो आपको जो पसंद आए आप उसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि पहाड़ की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा भारत में है। जी, संकल्प का प्रश्न है जो अभी कुलदीप सिंह सेंगर का जो एक न्यूज़ आया उससे रिलेटेड है। वो जानना चाहते हैं, भारत में जो पेरोल होती है, ज़मानत होती है, उन प्रक्रियाओं पर अगर आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं। ख़ासकर वो कह रहे हैं, मैं कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन वह शायद पहले नहीं हैं। राम रहीम हो या प्रियदर्शनी मट्टू केस हो या जेसिका लाल केस हो, वो और भी ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं और वो पूछते हैं कि पेरोल या कोर्ट की कार्रवाई की प्रक्रिया क्यों पारदर्शी नहीं लगती? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं इसमें आपको ज़्यादा तफसील से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे कानून इतना नहीं पता है। मैं जो हमारा लॉ सेक्शन है उसको बोलूँगा समझाएं। इस केस में जितना मुझे समझ है, कुलदीप सिंह सेंगर का केस, ये पेरोल का केस नहीं है, ये पेरोल का भी नहीं है, एक तरह से जमानत का भी नहीं है। उनके सेंटेंस को तो सस्पेंड किया गया है कि उनको जो सज़ा मिली थी उसको एक तरह से ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। तो ये उससे ज़्यादा है, ये पेरोल और ज़मानत से आगे की बात है, और इसीलिए इसके ऊपर रोष भी इतना ज़्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कुछ टेक्निकलिटीज़ इस्तेमाल करी हैं, जिसके मुताबिक उनके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंडेड सेंटेंस का मतलब है कि अभी आप बिल्कुल खुली छुट्टी आपके पास, इसीलिए सीबीआई अभी सुप्रीम कोर्ट गई है। तो ये पेरोल भी नहीं है, ये सिर्फ जैसे नॉर्मल ज़मानत होती है वो भी नहीं है, और कोई लिमिटेड टाइम के लिए भी नहीं है। पेरोल लिमिटेड टाइम के लिए होती है, ज़मानत आपकी बार बार एक्सटेंड भी होती है। आपको बोला होता है कि आपको ज़मानत मिली है, इस दिन आके आप वापस आएंगे जेल में, इसमें वो नहीं है। ये सेंटेंस सस्पेंड करके उनको छोड़ा गया है, तो ये ज़्यादा संजीदा मामला है। और वो ये भी कहते हैं कि राजनीतिक दल इस चीज़ को काफ़ी यूज़ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, राजनीतिक दल और जैसे राम रहीम की आपने बात बोली, वो तो क्योंकि राजनीतिक पेट्रोनेज है उनके पास। जब भी कहीं चुनाव होता है, पंजाब में, हरियाणा में, कभी जम्मू में भी, जहाँ जहाँ उनकी पहुँच है, वेस्टर्न यूपी में भी उनके फॉलोअर्स हैं, तो फटाफट सरकार कोई तरीके से उनको पैरोल दे देती है। और पैरोल में ये लिखा होता है कि आप सिरसा नहीं जाएंगे जहाँ आपका हेडक्वार्टर है, लेकिन वो जहाँ मर्जी जाते हैं, वहाँ से अपना खुलेआम स्ट्रीम करते हैं अपने सो कॉल्ड और तथाकथित प्रवचन, तो वो अपना काम करते रहते हैं। उसी बहाने उनको पेट्रोनेज का बहुत फ़ायदा है। जी, हमारे एक और व्यूअर हैं AKP द आर्टिस्ट के नाम से, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कहते हैं पहले तो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे कि वो धुरंधर फिल्म के बारे में फिर से कुछ पूछना चाह रहे हैं, बट वो कहते हैं कि जब फिल्म देखी तो उसमें
दाऊद सैयद गिलानी का जिक्र था। हालांकि अच्छी तरह से पता है कि वह तहव्वुर राणा के साथ 26/11 का सह साजिश करता था। राणा के विपरीत भारत उसे प्रत्यार्पित क्यों नहीं करवा सकता, और कई रिपोर्ट्स के अनुसार वह USDEA के लिए काम कर रहा था। तो इसके बारे में वो ये बस जानना चाहते हैं, क्या ये सोचना गलत होगा कि US को 26/11 के बारे में पहले से जानकारी थी और वह हमले को रोक सकता था? नहीं, देखिए ये तो खैर बहुत दूर की बात है। ये ज़रूर है कि उसने USDA के लिए पहले काम किया है, लेकिन वो इस हमले के बारे में कुछ बताएगा अमेरिकन्स को, ये मैं नहीं जानता हूँ। वो तो पकड़ा इसलिए गया कि वो लोग प्लान कर रहे थे डेनमार्क में जाके, वो जो न्यूज़पेपर था, अखबार था, जिसने कि वो होली प्रॉफिट के कार्टून्स छापे थे, उसके यहाँ हम दंगा कर देंगे, सबको मार देंगे और सबके सिर काट के हम खिड़की से सड़क में फेंक देंगे। ये उनका प्लॉट था। ये तो उस चक्कर में पकड़ा गया, तो बाकी सारी पोल भी खुली। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिकन्स को 26/11 के बारे में पता था, पर ये हो सकता है कि अमेरिकन्स को पता हो कि ये एक लश्कर के लिए भी काम करता है अभी, और इधर उधर घूमता फिरता रहता है, तो उनका भी एसेट है, हमारा भी एसेट है। ये संभावना है, पर ये नहीं मैं सोचता कि उनको पता था। लेकिन 26/11 की कई वार्निंग्स भारत के पास भी थी। तो जैसे धुरंधर में तो बोला कि 300 कुछ या 500 कुछ थी, इतनी तो खैर नहीं थी, लेकिन कुछ वार्निंग्स थी, पर कुछ ऐसे नहीं था कि ये यहीं पर आएंगे। कुछ था शायद नाव से आए, पर नाव से कहाँ पे आएंगे, आपका वेस्टर्न कोस्ट तो इतना बड़ा है। एकदम सबको शक हुआ कि गुजरात में ही कहीं पे आएंगे या महाराष्ट्र में कहीं नीचे आएंगे। तो ये कोई बात स्पेसिफिकली किसी को पता नहीं थी। जहाँ तक कि उनके प्रत्यार्पण, जो मैं समझता हूँ एक्स्ट्राडिशन की बात है, वो जब पकड़े गए अमेरिका में या अमेरिका पहुंचे, तो उन्होंने प्ली डील किया कोर्ट में। अमेरिका में प्ली डील होते हैं, तो कहा मैं अपने सारे कसूर मान जाता हूँ, मैं ये भी मान जाता हूँ कि मैंने 26/11 में क्या रोल प्ले किया था। मैं भारतीय अथॉरिटीज़ के आगे अपने आप को पेश करूँगा वीडियो पे उनके इंटरोगेशन के लिए। अपने जो साथी हैं उनके नाम भी मैं दे दूंगा। उसी चक्कर में तो तहव्वुराना फंसे हुए हैं, इन्होंने ही फंसाया, उनके सबके मैं नाम दे दूंगा। लेकिन एक तो आप मुझे मौत की सज़ा ना दें अमेरिका में, क्योंकि जो लोग मारे गए थे 26/11 में, उसमें कई अमेरिकन भी थे, तो उनको मौत की सज़ा वहाँ मिल सकती थी। तो उसने कहा एक तो मुझे मौत की सज़ा ना दें, और दूसरा मुझे भारत एक्स्ट्राडाइट ना करे। तो वो बातें मान के अमेरिका के कोर्ट ने उनका प्ली बार्गेन माना। अब ठीक है, भारत में उसके बारे में रोष हो सकता है कि आपने क्यों माना, क्योंकि वो नरसंहार तो हमारे देश में करके गया था और आपने उसको वहाँ कर लिया। और कुछ कभी कभी मैं खबर ये भी देखता हूँ कि जिस जेल में वो है, बड़ी कंफर्टेबल जेल है, आराम से काम है। प्रवीण स्वामी उसके बारे में कभी कभी लिख भी चुके हैं, तो वो उसका मुझे इतना नहीं पता है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, टेक्निकली उसका एक्स्ट्राडिशन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके प्ली डील का हिस्सा है। जो उसने अपने गुनाह कबूल किए उसका हिस्सा है। अमेरिका में ये सिस्टम है। हमारे यहाँ भी कई बार बात होती है कि हमारे यहाँ भी प्ली बार्गेनिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई। संचित सुमन का प्रश्न है भारत पाकिस्तान के बारे में। वो कहते हैं, मैंने हाल में ही पढ़ा कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के संबंध में कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत से कोल्ड स्ट्राइक सिद्धांत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने कभी इन सिद्धांतों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में तनाव को मैनेज किया गया था, उसमें इससे कुछ सच्चाई लगती है। आप क्या इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन पावर्स हैं। सबको पता है लड़ाई अगर चलती रही तो वो कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि इसमें किसी का हार मानना आसान नहीं है। तो उसमें भारत कोशिश क्या कर रहा है? भारत ये कर रहा है कि अगर आतंकवाद हो तो पाकिस्तान को बताया जाए कि आतंकवाद की कीमत होगी। अब कीमत हो सकती है कि 1 दिन की लड़ाई हो, 2 दिन की लड़ाई हो, 3 की हो, शायद 5 की हो, भगवान ना करे, लेकिन उससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके यहाँ इन्वेस्टर आने बंद हो जाएंगे, आपका जो अपना टैलेंट है और छोड़ना शुरू हो जाएगा, और दुनिया ये कहेगी कि आपके यहाँ से आतंकवाद यहाँ पे आ रहा है। तो कोल्ड स्टार्ट हो, कोल्ड स्ट्राइक हो, कुछ ना कुछ अगर आतंकवाद होगा तो मोदी गवर्नमेंट तो अब इसमें कमिटेड है कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे लगता नहीं कि हर बार एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाएगा, क्योंकि आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। हो सकता है कोई और तरीका और रिस्पॉन्ड करने का, तो ये भविष्य में होगा। लेकिन कोल्ड स्ट्राइक, कोल्ड स्टार्ट, बहुत आइडियाज़ हैं जो
चलते रहते हैं, कई ये पब्लिक में डिबेट भी होते रहते हैं। जी, हमारे एक और व्यूअर हैं @Andal123 के नाम से प्रश्न पूछा है उन्होंने। वो जानना चाहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि उसको स्थगित रखने के हमारे फैसले की मौजूदा स्थिति पर वो कुछ स्पष्टता चाहते हैं। क्या यह सिर्फ कागज़ पर एक राजनयिक दिखावा है या भारत इस फैसले को कुछ हद तक अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर पा रहा है? वो कहते हैं मुझे पता है कि बांध बनाने, नहरें खोदने वगैरह में बहुत समय लगता है, लेकिन क्या अब तक कोई खास प्रगति हुई है? देखिए, कुछ हद तक यहाँ काम शुरू हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार के बारे में एक बात तो आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो बनाना चाहें तो वो और सरकारों से बहुत तेज़ बना सकती हैं, तो कुछ तो शुरू हुआ है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रोका जाए। सिर्फ ये है कि एक कैपेबिलिटी बनाई जाए ताकि पाकिस्तान को लगे कि देखिए पानी हमें चाहिए, लेकिन ये थोड़ा भारत की गुडविल के ऊपर भी निर्भर करता है। ये नहीं कि हम भारत में जाके आतंकवाद करते रहें और बोले कि आपका पानी आता रहे। तो अभी तो वो ट्रीटी जो थी, संधि, उसके अंडर हमें पानी देना ही पड़ता था। तो भारत सरकार ने अब ये कहा है कि हमें मजबूरी नहीं है, क्योंकि हम ट्रीटी को इस समय नहीं मानते हैं। भल मनसाहत में हम पानी आपको जाने दे रहे हैं, लेकिन कल को प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम उसको रोक पाएं। अब कितनी कैपेबिलिटी भारत बना पाएगा ये देखने की बात है, पर ये सोचना कि बहुत पानी भारत डाइवर्ट करेगा कहीं और, वो एक मुश्किल है। टेक्नोलॉजिकली असंभव नहीं है, लेकिन बहुत महंगा और बहुत मुश्किल है और समय भी लगता है। और मुझे लगता नहीं कि भारत वो अभी करना चाहता है, क्योंकि भारत का वो तरीका भी नहीं है। भारत इस समय पाकिस्तान के लिए आतंकवाद की जो कॉस्ट है उसको बढ़ाना चाहता है। आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी सत्य प्रज्ञन दास का, जो आपसे जानना चाहते हैं कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, उनकी राजनीति को वो समझना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो सीसीपी की पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं है। जातीय अल्पसंख्यकों के प्रति उनका व्यवहार भी सवालों के घेरे में है। और लोकतंत्र आने के बाद वो बोलते हैं पूर्वी यूरोप की सभी कम्युनिस्ट पार्टियां सिर्फ आर्थिक रूप से वामपंथी पाई गई और सामाजिक रूप से बहुत ही दूर दक्षिणपंथी। क्या यही बात सीसीपी और सीपीवी के बारे में कही जा सकती है? देखिए, नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, ये अभी भी पॉलिटिकली कम्युनिस्ट सिस्टम है। जो पूर्वी यूरोप में देश एक तरह से आज़ादी हुए सोवियत कंट्रोल से, वो जब बाहर निकले तो वो पॉलिटिकली भी आज़ाद हुए, इकोनॉमिकली भी आज़ाद हुए, और उन्होंने पहले पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आज़ादी देखी हुई थी, तो वो उसी नॉर्मल में वापस चले गए। चाइना और वियतनाम में ये दोनों भी पार्टी स्टेट्स हैं, तो पार्टी स्टेट को पूरा कंट्रोल करती है। पार्टी अर्थव्यवस्था खोलती है, लेकिन बाकी सब चीज़ें अपने हाथ में रखती है। और दूसरी बात यह कि दोनों देश, चाइना वियतनाम से भी ज़्यादा एक तरह से एक ही संप्रदाय का देश है, क्योंकि उसमें जैसे चीन में हान चाइनीज़ हैं, मुझे एग्जैक्टली उसका नंबर नहीं पता, लेकिन 95% से ऊपर हान चाइनीज़ ही हैं। फिर थोड़े बहुत ईगोर हैं, कुछ हुई हैं, कुछ तिब्बतन्स हैं, वगैरह वगैरह, बहुत छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ हैं। तो बाकी सब एक ही एथनिसिटी के लोग हैं, और धर्म वहाँ पे इतना बड़ा फैक्टर है नहीं। वो भी वही वियतनाम में भी है। दोनों पार्टी डिक्टेटरशिप्स हैं, पार्टी स्टेट्स हैं। यूरोप में जब ये देश आज़ाद हुए या जब बाहर निकले ये कम्युनिज्म से, तब वहाँ कोई पार्टी स्टेट नहीं रही। अभी अगर आप पार्टी स्टेट भी कहें तो कुछ हद तक ऑर्बान ने, क्योंकि वो एक तरह के सेमी डिक्टेटर बन गए, इलेक्टेड डिक्टेटर हंगरी में, उन्होंने ये बनाया हुआ है। नहीं तो बाकी सारे के सारे देश इस समय एक तरह से फ्री पॉलिटिक्स और फ्री इकोनॉमी वाले हैं। सच बात है कि आपके साथ मैं थोड़ी सी असहमति जाहिर करूंगा आपके ये कहने में कि वहाँ जो नेता हुए ईस्ट यूरोप में, वो इकोनॉमिकली सोशलिस्ट थे। वो इकोनॉमिकली सोशलिस्ट नहीं थे। ज़्यादातर लोग जो निकल के आए वो इकोनॉमिकली भी फ्री मार्केट वाले थे। आप चेक रिपब्लिक देखिए, आप जर्मनी में देखिए, आप पोलैंड में देखिए। पोलैंड सबसे बड़ा उदाहरण उस बात का है, क्योंकि वो सब लोग दबाए गए थे। उनकी कमिटमेंट कभी भी सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म को नहीं थी, बल्कि इस समय मैं कहूँगा कि कुछ और देश ऐसे हैं पश्चिमी यूरोप में जो उनसे ज़्यादा सोशलिस्ट थे। पहले भी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन उनसे ज़्यादा सोशलिस्ट थे। अब तो वहाँ भी राइट विंग आ रही है बारी बारी पावर में। तो ये एक पेचीदा स्थिति है, इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि आपने इसको सोचा है।
जी, हमारे व्यूअर्स के सभी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह एक नए एपिसोड के साथ।